होम लोन, बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप लोन। ये बैलेंस ट्रांसफ़र लोन क्या है और ये टॉपअप लोन भी क्या है? होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र लोन लेके आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप लोन का मैं आज कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। साथ में मैं ये भी बताएंगे मेरे पास जितने सारे कस्टमर आए थे लोन लेने के लिए, वो बैलेंस ट्रांसफ़र लोन, टॉपअप लोन लेने में क्या डिफ़िकल्टी फेस किए थे, ताकि आपको वो डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। नमस्कार, मैं हूँ रमेश नस्कर। नस्कर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो है होम लोन, बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप लोन। फिर भी ये मेजरली दो टॉपिक है। मैं ये टॉपिक दो वीडियो में कवर कर सकते थे, फिर भी मैं एक वीडियो में ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पास जितना सारा कस्टमर अभी तक आया है उसके अंदर में 90% कस्टमर बैलेंस ट्रांसफ़र लोन के साथ साथ टॉपअप लोन भी लेते हैं और ज़्यादातर कस्टमर के लिए ये टॉपअप लोन प्रायोरिटी रहता है। अब ये बैलेंस ट्रांसफ़र लोन है क्या? आपका कोई एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन चल रहा है किसी बैंक में, वहाँ पे जितने सारे आउटस्टैंडिंग लोन हैं, आप वो आउटस्टैंडिंग लोन दूसरा किसी बैंक या तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका बोलते हैं होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र। ये टॉपअप लोन क्या है? आप बैलेंस ट्रांसफ़र लोन के साथ साथ एडिशनल कैश लोन आप ले सकते हो, उसको बोलते हैं टॉपअप लोन। फिर भी आपका जिस बैंक में हाउसिंग लोन अभी चल रहा है वहाँ पे भी आप टॉपअप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करके आपको क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए आप 2-3 साल पहले होम लोन लिए थे और आप 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन लिए थे उस टाइम पे। अभी कोई अच्छा बैंक या तो NBFC में जाओगे, वहाँ पे होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो रहा है 6.7% से ज़्यादा वहाँ पे होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7%। तो आप वो लोन जो आपका चल रहा है इस बैंक NBFC में ट्रांसफ़र करोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम 2% कम हो जाएगा। और ये 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का मतलब आपका बहुत ज़्यादा EMI कम हो जाएगा। साथ में वहाँ पे पूरा 10 ईयर आप होम लोन उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आउट गो हो जाएगा। उसका कंपैरिजन में यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट कम होगा उसमें आपको अच्छा खासा सेविंग्स बन जाएगा। इसके साथ साथ आप टॉपअप लोन भी ले सकते हो। आप ये बोलोगे मेरे को टॉपअप लोन लेके क्या फ़ायदा होगा? जनरली हर टाइम किसी को कुछ ना कुछ एडिशनल कैश का ज़रूरत पड़ सकते हैं। ये हो सकता है आपको बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, कभी कभी कस्टमर का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पैसा ज़रूरत पड़ते हैं। आपका कोई बिजनेस रहेगा, वहाँ पे आप एक्सपेंशन करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा ज़रूरत हो सकता है। वो पैसा का भी नीड ये टॉपअप लोन लेके फुलफिल हो सकते हैं। अब ये बताओगे मैं वो लोन पर्सनल लोन या तो बिजनेस लोन लेके भी पूरा कर सकते थे, तो ये टॉपअप लोन लेके मेरे को क्या फ़ायदा होगा? आप कोई पर्सनल लोन अच्छा कोई बैंक से लोगे तो भी वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के रेट में 10% या तो 10.5% हो सकता है। और कोई NBFC में जाओगे तो वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से लेके 18%, 20% तक चला जाता है। कोई अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन आपको 14% से नीचे नॉर्मली नहीं मिलेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से लेके 20% तक हो जाता है। और ये टॉपअप लोन आपको मिलेगा, आपका जो होम लोन मिलेगा उससे 1% या तो 2% ज़्यादा आपको टॉपअप लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सेविंग होगा। पर्सनल लोन या तो बिजनेस लोन में टेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल या तो 5 साल होता है और ये टॉपअप लोन आपको 15 साल के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको EMI बर्डन भी बहुत कम हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में जो देखा है, बहुत सारा कस्टमर ऐसा होता है जिन्होंने 1 साल पहले होम लोन लिया है बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं था। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था अच्छा कोई बैंक या तो NBFC में होम लोन लेने के लिए, हो सकता है उसका जहाँ पे नौकरी करते थे वहाँ पे फॉर्म 16 नहीं देते हैं या तो उसको सही तरह से सैलरी स्लिप नहीं मिलता है। सैलरी सर्टिफिकेट दे के भी बहुत सारा कंपनी लोन दे देता है।
वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अभी उस केस में उस कस्टमर का अच्छा कोई जगह में नौकरी लग गया है जहाँ पे उसको फॉर्म 16 भी मिल रहा है, या तो उन्होंने इनकम टैक्स फाइल भी कर लिया है, तो वो अभी कोई दूसरा किसी बैंक में जाके इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है, उसका जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स था वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं था जो अच्छा कोई बैंक मांगता है, मगर कोई कोई कंपनी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के वो लोन दे देता है। फिर भी इस केस में भी आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा तो आप अच्छा कोई बैंक में जाके बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अब होम लोन लेने के टाइम पे आप जितने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी देना है। साथ में 2-3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। हर कोई बैंक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेता है किसी भी लोन देने के लिए, यहाँ पे भी वही सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सेलेक्ट कस्टमर, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर दोनों के लिए आईडी प्रूफ, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ये सारे प्रूफ कवर हो जाएगा तो एडिशनली आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के लिए नहीं देना पड़ेगा। मगर ये रेसिडेंशियल एड्रेस जो है ये आपका आधार कार्ड में नहीं रहेगा, तो आपको करेंट रेसिडेंस जो प्रूफ है उसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना होगा। इसके लिए आप घर का इलेक्ट्रिक बिल या तो लैंड फोन बिल दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए ऑफिस एड्रेस प्रूफ देना है। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक बिल या तो टैक्स रिसीप्ट नहीं तो रेंट एग्रीमेंट भी आप दे सकते हो। अब आता है इनकम प्रूफ। सैलरीड कस्टमर के लिए लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए, लास्ट 2 ईयर्स फॉर्म 16 चाहिए, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए जहाँ पे आपको सैलरी क्रेडिट हो रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए लास्ट 3 साल का IT फाइल चाहिए जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन रहेगा। किसी किसी बैंक CA अटेस्टेड मांगता है ये सारा प्रूफ में। लास्ट 12 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस। इसके लिए आपको 3 साल का ट्रेड लाइसेंस देना है। साथ में आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा तो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना है। आप GST के लिए एप्लीकेबल होंगे तो आपको 4 क्वार्टर GST रिटर्न भी देना है। बिजनेस प्रोफाइल हर बैंक लेते नहीं है, मगर ये PSU बैंक जो है कभी कभी बिजनेस प्रोफाइल मांगता है बिजनेस कस्टमर के लिए। मैं बैलेंस ट्रांसफ़र लोन के लिए जो 2-3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोल रहे थे वो है लोन अकाउंट स्टेटमेंट एंड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जिसको बैंक LOD बोलते हैं। ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक का जो लेटर हेड है उसके अंदर में होना चाहिए। किसी किसी बैंक 12 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी मांगता है जहाँ पे आपको EMI डेबिट हो रहा है। इसके साथ और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो है फोरक्लोजर लेटर, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है बैंक का लेटर हेड में होना चाहिए। इसके साथ आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देना है, जितने सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप पहले होम लोन लेने के टाइम पे दिए थे। बैलेंस ट्रांसफ़र लोन लेने में क्या फीस एंड चार्जेस लगता है? नॉर्मली प्रोसेसिंग फीस लगता है। ये प्रोसेसिंग फ़ी 0.25% से लेके 0.5% होता है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में। कोई कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 1% तक प्रोसेसिंग फ़ी लेता है इंटायर लोन अमाउंट के ऊपर। कोई अच्छा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में आप लोगे तो फिक्स चार्जेस भी वहाँ पे होता है 3000, 5000 प्लस GST ऐसे भी हो सकते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में जाओगे तो बहुत सारा बैंक NBFC उस टाइम पे ज़्यादा कस्टमर लेने के लिए प्रोसेसिंग फ़ी वेव भी करते हैं। इसके अलावा लीगल चार्जेस, वैल्यूएशन चार्जेस भी लगता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप लोन में प्रोसेस कैसा होता है? ये एकदम अब होम लोन लेने के टाइम पे जिस तरह से प्रोसेस हुआ था एकदम सेम प्रोसेस होगा। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स देके एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जहाँ पे आप लोन लेने के लिए जाओगे वहाँ पे वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन सारी चीज़ होने के बाद आपको लोन अप्रूव होगा। उसके बाद आपको एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होने के बाद जहाँ पे आपको लोन चल रहा है उस बैंक के नाम पे आपको चेक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको चेक डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपका है मॉर्गेज, वो डॉक्यूमेंट्स लाके जहाँ पे आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हो वहाँ पे डिपॉजिट करना है और आपको टॉपअप लोन वहाँ पे रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे डिपॉजिट करने के बाद आपको टॉपअप लोन का चेक मिल जाएगा। अब आता है ये होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप लोन लेने में क्या डिफ़िकल्टीज आता है।
जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरा इस वीडियो का। पहला पॉइंट है जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था, फोरक्लोजर लेटर। आप जहाँ पे आपको लोन चल रहा है वहाँ पे फोरक्लोजर लेटर देने के लिए आप बताओगे तो वो लोग अननेसेसरी डिले करते हैं, क्योंकि उसको भी पता चल जाता है कि आप ये जो होम लोन उसके पास चल रहा है वो होम लोन दूसरा किसी बैंक में या तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र करने के लिए सोच रहे हो। तो ये फोरक्लोजर लेटर लेने के लिए आपको बैंक में पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए और साथ में फॉलोअप भी करना चाहिए। मैं पहले ही बताया था, ज़्यादातर कस्टमर हमारे पास आता है बैलेंस ट्रांसफ़र के साथ साथ टॉपअप लोन लेने के लिए। उसको जल्दबाजी रहता है तभी वो टॉपअप लोन के लिए आते हैं। तो ये फोरक्लोजर लेटर लेने में आपको देर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लोन प्रोसेस भी डिले हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, बहुत सारा बैंक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो फोरक्लोजर का चेक उसके पास आता है वो चेक हर टाइम नहीं लेता है। आप महीने का एंड में जाओगे या तो एकदम महीने का शुरू में जाओगे, वो चेक नहीं भी ले सकते हैं। उसका ये कहना है कि जब ईएमआई के लिए 25 तारीख के बाद उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट महीने का जो ईएमआई है उसका, तो आपको यहाँ से वो चेक ले लेगा फोरक्लोजर का। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट में ईएमआई हिट कर जाएगा, तो आप ये बोलोगे मैं तो चेक आपको दे दिया हूँ फिर भी आप ईएमआई क्यों कटे हो। तो इसके वजह से वो चेक लेना इनकार कर देता है। तो मेरा एक केस में ऐसा हुआ था कि जिस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में कस्टमर को लोन लेने के लिए गए थे वो एकदम महीने का एंड में चेक दे दिया था, और वहाँ पे जहाँ पे उनका लोन चल रहा था वो कंपनी वो चेक लेने के लिए इनकार कर दिए थे। इसके वजह से उसको 2 जगह में ईएमआई स्टार्ट हो गया। तीसरा पॉइंट है, आपको टॉपअप लोन जल्दी चाहिए, और जब तक ना आपको ये चेक जिस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में आपको लोन चल रहा है वहाँ पे डिपॉजिट होगा, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसका हेड ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स चले जाता है। पीएसयू बैंक में क्या होता है, उसका ब्रांच में भी डॉक्यूमेंट्स रहता है, या तो नज़दीक कोई जगह में डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, और वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप जहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए गए हैं वहाँ पे दे सकते हो, आपको टॉपअप का चेक मिल जाता है जल्दी। मगर यहाँ पे क्या होता है, उसका जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है वो आने में बहुत टाइम लगा देता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप जहाँ पे लोन ले रहे हो वहाँ पे डिपॉजिट करोगे, उसके बाद ही आपको टॉपअप का चेक मिलेगा। तो इसलिए इस जगह में फॉलोअप करना चाहिए जहाँ पे उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो हेड ऑफिस में भेज देगा। तो अब आता है आपका प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है और साथ में आपका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है। इस केस में बैलेंस ट्रांसफ़र करना मुश्किल रहता है, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसके वजह से दूसरा कोई बैंक इसको बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है। और जहाँ पे आपको ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है वहाँ पे भी बिल्डर दूसरा बैंक के साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट नहीं करने के लिए राज़ी नहीं होता है, तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना मुश्किल रहता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर आपका कमेंट का आंसर करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, आपको बैलेंस ट्रांसफ़र या तो होम लोन का ज़रूरत हो तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी वेल्दी, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।